साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यह फिगर देख लीजिए। यह फिगर क्या है? तो यह हंको है। हंको क्या होता है? यह एक व्यक्तिगत मुहर होती है जो कि जापान में प्रचलित है। अब इसके संबंध में विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे जापान में कोविड-19 के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे वहाँ के उद्योग जगत के नेताओं द्वारा हंको परंपरा को छोड़ने की मांग की जाने लगी है। क्यों? क्योंकि जापान में कई कंपनियों द्वारा क्या है, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की गई है कोविड-19 की वजह से। इसके बावजूद जो हंको जैसी जो सदियों पुरानी प्रथा है, इसके लिए कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर जाने का कारण बनती है। मतलब उनको कार्यस्थल पर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनियाँ जो होती हैं सुरक्षा कारणों से अपने ये जो मुहरें होती हैं जिनको हंको कहा जाता है, उनको कार्यालय परिसर में ही रखा जाता है। तो हंको का कोई भी, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर इस्तेमाल किया जाए या कंपनी के द्वारा, तो बिना ये जो हंको मुहर है, इसके बिना कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी ट्रांजेक्शन है वो वेरीफाइड नहीं माना जाता है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि यह हंको परंपरा को छोड़ने की मांग की जा रही कोविड-19 महामारी के दौरान में। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हंको के बारे में देख लेते हैं कि यह हंको की विशेषता क्या है। तो आमतौर पर यह जो हंको होता है, यह लकड़ी या प्लास्टिक से बनी हुई एक मुहर होती है और यह लंबाई में छोटा होता है तथा इसका जो स्याही वाला जो सिरा होता है वो गोल या चौकोर आकार का होता है तथा इस मुहर में पैड में, मतलब जो जहाँ से इंक ली जाती है, मुहर पैड में जिस स्याही का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? शिनको कहते हैं। शुनको कहते हैं। मतलब जो पैड होता है जिसमें इंक लगा होता है उसको शिनको कहा जाता है। और निशान जो किसी दस्तावेज पर छपता है, मतलब जो मोहर, जब मोहर लगाते हैं तो जो कागज़ पे छपता है उसे क्या कहते हैं? इकान कहा जाता है। और इसका जो उपयोग है वो अनुबंध में, विवाह पंजीकरण और यहाँ तक कि वस्तु वितरण पर्ची से लेकर के आधिकारिक दस्तावेजों को अधिकृत करने के लिए इसका किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जापान में क्या है, हर चीज़ को अधिकृत करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई ट्रांजेक्शन है उसको बिना इस हंको के मोहर के अधिकृत नहीं माना जाता है। वर्तमान में जब कई देश पेपरलेस सिस्टम की ओर बढ़ने और डिजिटल हस्ताक्षर अपनाने की बात कर रहे हैं, वहीं जापान में सुरक्षा कारणों की वजह से हंको आज भी लोकप्रिय बना हुआ है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, या शॉर्ट में इसको कहें तो लीशा। तो यह लीशा है क्या और चर्चा में क्यों आया? तो चूँकि होता क्या है कि जैसे जो प्री मेच्योर बच्चे जो होते हैं, जो टाइम से पहले ही पैदा हो जाते हैं, तो उनके जो लंग्स होते हैं या जो फेफड़े होते हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं। तो उनको क्या करता है, उनको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखा जाता है, जिससे कि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो और बाहर से सांस प्रोवाइड कराई जाती है। ये सिस्टम तब तक होता है जब तक कि उनके लंग्स जो होते हैं पूरी तरीके से विकसित नहीं हो जाते हैं। परंतु ये जो मैकेनिकल वेंटिलेशन की जो प्रक्रिया है, जिसके द्वारा इनका रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो रेस्पिरेटरी सुधारा जाता है या जो उनकी सांस प्रणाली को सुधारा जाता है, यह क्या होता है, इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। यह जो है नवजात शिशुओं के जो क्या कह सकते हैं, जो अपरिपक्व फेफड़े होते हैं या जो लंग्स होते हैं उनको नुकसान भी पहुंचाता है। कई बार क्या होता है, इनकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी सब चीज़ों को कम करने के लिए जो अभी हाल ही में चिकित्सा तकनीक हाल ही में राजस्थान के एक अस्पताल, इसका नाम है जेके लोन गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल, यहाँ पर डॉक्टरों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसका नाम है लीशा। तो इससे क्या होगा कि जो समय से पहले जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं या जो प्री मेच्योर बच्चे हैं, उनके फेफड़ों की जो बीमारी है या जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, उसके उपचार के लिए इस लीशा तकनीक को शुरू किया गया है। क्योंकि होता है क्या कि जब नवजात जो बच्चे होते हैं जो कि प्री मेच्योर होते हैं, वो उनके फेफड़े होते हैं अपरिपक्व होते हैं, इस वजह से वो सही सुचारू रूप से सांस नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए इस तकनीक को लाया गया है। इसमें लिखा हुआ है, इसके पूरा नाम तो लेस इन्वेसिव होता है। मतलब यह जो है, जो पारंपरिक हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन अपनाते हैं उससे ये कम खतरनाक होता है, या इसका जो दुष्परिणाम होता है उससे कम होता है। तथा ये जो लीशा होता है, ये लीशा जो है, लीशा के लिए उपयुक्त माने जाने वाले शिशुओं को प्राथमिक निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव या कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर CPAP या श्वसन संकट बढ़ने के प्रमाण के साथ उच्च प्रवाह तथा बढ़ती ऑक्सीजन आवश्यकता के साथ इसको प्रबंधित किया जा रहा है। तथा लीशा का जो नियमित अनुप्रयोग है वो बहुत उपयोगी है
और समय पूर्व शिशुओं को जीवन बचाने के लिए यह मददगार है यह तकनीक। तो याद रखिएगा लीसा तकनीक क्या है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, या इसको कह सकते हैं यूएसए इंडिया वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम। तो यह हाल ही में चर्चा में क्यों आया, तो उसको बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत और अमेरिका द्वारा कोविड-19 के परीक्षण और इस बीमारी की वैक्सीन के विकास पर शोध के लिए मिलकर कार्य करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। तो यही है आपका वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के तहत इस पर कार्य किया जाएगा। अब इस प्रोग्राम के बारे में और चीज़ों को देख लेते हैं। तो यह जो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है यह एक द्विपक्षीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसके तहत नई और उन्नत वैक्सीन के विकास से जुड़ी हुई अनेक गतिविधियों को सहयोग प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो वर्ष 1987 में की गई थी। तो याद रखिएगा अभी इसकी शुरुआत नहीं है, यह प्रोग्राम पहले से ही चल रहा है। तो अब इसी प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि कोविड-19 से संबंधित जो है रिसर्च किया जाएगा या इसकी वैक्सीन के लिए मिल करके कार्य किया जाएगा। तो यह जो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है इसमें यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या इंग्लिश में कहें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR इत्यादि के अधिकारी शामिल होते हैं। तथा इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका और भारत के वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन, प्रतिरक्षा विज्ञानी अभिकर्मों को अर्थात इम्यूनो डायग्नोस्टिक रिजेंट्स आदि के विकास की दिशा में सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। तथा यह जो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है तो इसके कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त कार्य समूह या जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जिसको शॉर्ट में JWC कहते हैं, JWG, इसकी स्थापना की गई है। इस जॉइंट वर्किंग ग्रुप में दोनों देशों के वैज्ञानिक और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। तथा यह जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है इसके भारतीय सदस्य जो होते हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक सर्वोच्च समिति या एपेक्स कमेटी के सदस्य होते हैं। और यह जो एपेक्स कमेटी होती है यह वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के तहत प्रस्तावित भारतीय कार्यक्रमों की समीक्षा और उन्हें अनुमति प्रदान करने का कार्य करती है। आगे चलते हैं। तो इसके बारे में याद रखिए जो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है किसके मध्य, सीधे से यही पूछा जाएगा कि किन देशों के मध्य यह प्रारंभ किया गया, तो भारत और अमेरिका के मध्य। अब बात कर लेते हैं अवशिष्ट मुक्त शहरों की जो स्टार रेटिंग अभी जारी की गई है उसके संबंध में। तो हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जो है परिणाम प्रकाशित किए गए हैं। अब इसके क्या परिणाम है उसको जानने से पहले यह जो स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है इसको देख लेते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है, इसको आखिर में लाया क्यों गया है। तो इसका लक्ष्य यह है कि सभी शहरों को अपशिष्ट मुक्त बनाना तथा इसके साथ ही अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन सुनिश्चित करना और सभी प्रकार के अपशिष्ट को उपचारित करना। साथ ही सभी शहरों को वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और निर्माण गतिविधियों संबंधी अपशिष्ट का प्रबंधन करने योग्य बनाना है। तो इस प्रकार से यह जो कार्यक्रम है स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तथा यह जो कार्यक्रम है इसको जनवरी 2018 में शहरों को अपशिष्ट मुक्त बनाने, शहरों के तंत्र को संस्थागत रूप देने और स्वच्छता के उच्च स्तर प्राप्त करने हेतु शहरों को प्रेरित करने को ध्यान में रखते हुए यह जो स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है इसको लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा कभी इसको प्रारंभ किया गया था 2018 में। तथा यह जो स्टार रेटिंग है या स्टार रेटिंग संबंधी नियमों को समग्र रूप से तैयार किया गया है। अब इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं जैसे कि नालियों और जल निकायों की सफाई, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि जैसे घटक शामिल होते हैं। ये घटक जो ऐसे हैं जो किसी शहर की अपशिष्ट मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन सारे घटकों के आधार पर ही रैंकिंग दी जाती है। अब ये जो स्टार रेटिंग है इसको 3 चरणों की मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाता है। अब कैसे तैयार किया जाता है इस रेटिंग को, तो प्रथम चरण जो होता है या पहले स्टेप में क्या किया जाता है कि शहरी स्थानीय निकाय एक विशेष समय सीमा के तहत स्टार रेटिंग संबंधी दस्तावेजों को पोर्टल पर, एक जो सरकारी पोर्टल होता है उस पर अपलोड करते हैं, ये बताने के लिए कि ये हमारे की हैं, हमारे शहर में ये कदम उठाए गए हैं या ये चीज़ हमने अचीव की है। अब दूसरे चरण में क्या होता है कि मंत्रालय द्वारा चयनित और नियुक्त जो तृतीय पक्ष एजेंसी होती है, थर्ड पार्टी जो एजेंसी होती है, उससे इसका मूल्यांकन कराया जाता है। अब फिर तीसरे चरण में क्या होता है कि तीसरे चरण में क्षेत्र में जाकर के एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक जो होता है
वो इन्हें सत्यापित करता है, ग्राउंड पर जाकर के रियलिटी चेक करता है कि क्या वास्तव में चीज़ें सही हुई हैं या केवल कागज़ों पर ही कर दिया गया है। तो इन 3 चरणों के बाद ही क्या किया जाता है, ये रेटिंग तैयार की जाती है। अब हम लोग जो 2019-20 का जो परिणाम है, इस परिणाम को देख लेते हैं। तो इसमें कुल 141 शहरों को रेटिंग दी गई है। कितने शहरों को? 141 शहरों को रेटिंग दी गई है। इसमें से जो 6 शहर हैं, 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया है। तो ये जो 6 शहर हैं जिनको 5 स्टार मिला है, इनके नामों को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें पहला है अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है, राजकोट गुजरात, सूरत गुजरात, मैसूर कर्नाटक, इंदौर MP मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो ये 6 शहर हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी अर्थात यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, या शॉर्ट में कहें तो UNRWA UNRWA। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, यह चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी अर्थात UNRWA को शिक्षा एवं स्वास्थ्य समेत उसके विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं के समर्थन देने हेतु $2 मिलियन प्रदान किए थे। तो इसी वजह से क्या है कि यह चर्चा में आया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी ने इसके लिए भारत का शुक्रिया किया है। अब इसके साथ ही यह भी याद रखिएगा कि भारत ने यह जो संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी है, इसको दिए जाने वाले अपने वार्षिक योगदान को वर्ष 2016 में $1.25 मिलियन से बढ़ा करके वर्ष 2019 में $5 मिलियन तक कर दिया है। मतलब पहले 2016 तक क्या होता था, 1.25 मिलियन प्रतिवर्ष हम योगदान करते थे। अब हमने अपने योगदान को $5 मिलियन तक कर दिया कि हम एक वर्ष में 5 मिलियन तक देते हैं। तो ये अभी हमने 2 मिलियन दिया है और बाकी 2020 का जो 5 मिलियन है उसको भी अभी दिया जाएगा। अब पहले इस संस्था के बारे में थोड़ा सी बात कर लें, संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के बारे में। तो यह जो है, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए कार्य करती है और इसके जो है, इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 1949 में स्थापित किया गया था। तथा यह कार्य कहाँ पर करती है? तो यह जो संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी है, यह जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये जो 5 जगह हैं, यहाँ पर जो फिलिस्तीनी शरणार्थी यहाँ पर इन्होंने शरण ली हुई है। तो इन 5 जगहों पर जहाँ पर फिलिस्तीनी शरणार्थी है, इनके लिए आपातकालीन मानवीय सहायता इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तथा यह जो संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी है, यह स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत कार्य और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के, ये जो 5 क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र के फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मौलिक सुविधाएं प्रदान करके उनका जीवन स्तर सुधारने का प्रयास कर रहा है। अब प्रश्न उठता है, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? तो इसकी जो फंडिंग होती है, इसमें जो वित्तीय का योगदान है, उसका जो नेचर है स्वैच्छिक है। तो जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं वो स्वैच्छिक आधार पर, कोई निर्धारित नहीं कौन कितना देगा, वो स्वैच्छिक आधार पर वो अपना योगदान इसको देते हैं। जैसे भारत क्या है कि प्रत्येक वर्ष $5 मिलियन की सहायता राशि देता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के बजट के द्वारा भी कुछ बजट जो है इसको आवंटित किया जाता है। अब थोड़ा सा शरणार्थी समस्या को देख लेते हैं। तो शरणार्थी समस्या प्रारंभ कहाँ से होती है? तो वर्ष 1948 में इजराइल के ऊपर मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने मिलकर के आक्रमण कर दिया और इस घटना के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया और इन सभी घटनाओं के बाद ही शरणार्थी समस्या शुरू होती है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के वजह से जो फिलिस्तीनी थे उनको अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा या वहाँ से पलायन करना पड़ा, या उन्हें इजराइल की सीमा पर जो कैंप थे वहाँ पर उनको जाकर के बसना पड़ा। तथा ये जो 6 दिवसीय और ये योम किप्पूर के युद्ध थे, इनके बाद तो शरणार्थी समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब प्रश्न उठता है कि फिलिस्तीनी शरणार्थी किनको माना जाता है? तो यह जो संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी है, इसके द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका निवास स्थान 1 जून 1946 से 15 मई 1948 की अवधि के दौरान फिलिस्तीन था। मतलब ये लोग इस ड्यूरेशन में फिलिस्तीन में रहते थे और उन्होंने वर्ष 1948 के संघर्ष के परिणामस्वरूप घर और आजीविका दोनों को खो दिया था या उनको यहाँ से पलायन करना पड़ा था। वो फिलिस्तीनी शरणार्थी माने जाते हैं। इस परिभाषा के तहत
जो पंजीकरण के लिए जो फिलिस्तीन शरणार्थी हैं, इनके जो वंशज हैं वो भी पात्र हैं, जिसमें गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल हैं। तथा कुछ अन्य चीज़ें देख लें तो ये जो फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद है, या इजराइल का जो वर्तमान में भी अभी जो कई मुद्दों पर विवाद है, तो जैसे वर्तमान में भी विवाद चल रहा है कि यरूशलेम पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के मध्य में पहले संघर्ष हो रहा है। और अभी हाल ही में क्या हुआ कि इजराइल के द्वारा वर्तमान में जो पहले इसकी राजधानी इजराइल की तेल अवीव, इसने अपनी राजधानी तेल अवीव से यरूशलेम में स्थानांतरित कर दिया, जिसका फिलिस्तीन के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और इस राजधानी परिवर्तन को तेल अवीव से जो यरूशलेम में किया है, इसको अमेरिका के द्वारा भी मान्यता दी गई है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस या एंटी टेररिज्म डे। यह प्रत्येक वर्ष जो है 21 मई को मनाया जाता है। तो यह जो आतंकवाद विरोधी दिवस है, इसका आयोजन मुख्य रूप से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को स्मरण करने के लिए किया जाता है। और इस आयोजन का जो उद्देश्य है वह आम लोगों में हिंसा और आतंकवाद के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करना है। अब यदि राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी का जन्म जो है ये 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। और राजीव गांधी वर्ष 1984 को जब इनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, तो हत्या के पश्चात ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और वर्ष 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। तथा ये जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो इनकी उम्र जो है थी मात्र 40 वर्ष थी। तो इस प्रकार से ये भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। तथा 21 मई 1991 को चेन्नई में एक रैली के दौरान अलगाववादी संगठन लिट्टे की महिला सुसाइडर बम्बर के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी 21 मई को स्मरण करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं आयरन मैग्नीज आधारित जैव अपघटनीय अयस्क या आयरन मैग्नीज बेस्ड बायोडिग्रेडेबल एलॉय के संबंध में। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने नए जनरेशन का आयरन मैग्नीज आधारित जैव अपघटनीय अयस्क को विकसित किया है, जिसका उपयोग मानव में प्रत्यारोपण या जो इम्प्लांट्स के लिए किया जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। होता है क्या है, जब किसी व्यक्ति की हड्डियों में कोई क्रैक आ जाता है या टूट जाता है या जॉइंट में कोई समस्या आ जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि हड्डियों और जॉइंट को सहारा या सपोर्ट देने के लिए मेटालिक इम्प्लांट्स का प्रयोग करते हैं, मतलब धातुओं के द्वारा उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। परंतु ये धातु क्या होते हैं, मानव शरीर में स्थायी रूप से रह जाते हैं और जो लंबे समय में क्या करते हैं, शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। किस प्रकार का, जैसे कि ये जहर फैलाने का कार्य करते हैं, बहुत समय तक शरीर में रहेंगे तो एक प्रकार से ये विषैले हो जाते हैं और ये इसमें टॉक्सिसिटी आ जाती है। इसके अलावा जलन होने लगती है, या इसको कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो यह जलन उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार की कई सारी समस्याएं होती हैं। परंतु अब ये जो नई विकसित की गई है आयरन मैग्नीज जैव अपघटनीय अयस्क, इन समस्याओं से इससे छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ समय पश्चात ये जो बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स हैं ये स्वयं समाप्त हो जाएंगे, तथा जिस सपोर्ट के लिए या जिस मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इनका प्रयोग किया गया था, मतलब जॉइंट को या जो हड्डियां थी उनको सपोर्ट करने के लिए, वो सपोर्ट बना रहेगा। परंतु ये क्या होंगे, ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे और इनके बायोडिग्रेडेबल होने से क्या होगा, कोई भी जो अवशेष या रेजिड्यू जो है वो शरीर के अंदर नहीं बचेगा। इस अयस्क का जो है कोई भी रेजिड्यू शरीर के अंदर नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से जो इसके दुष्प्रभाव थे या जो साइड इफ़ेक्ट होते थे वो अब नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं बाल्टिक ट्रेवल बबल के बारे में। तो यह बाल्टिक ट्रेवल बबल है क्या? सबसे पहले देख लेते हैं कि बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें है आपका इस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया। ये तीनों देश मिलकर के क्या कहलाते हैं, बाल्टिक देश कहलाते हैं। यह जो रीजन है यह मैप के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी हम लोग मैप में भी एक बार देख लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि यह बाल्टिक ट्रेवल बबल यह है क्या और यह चर्चा में क्यों आया। तो चूँकि अभी हाल ही में कोविड-19 की महामारी के मद्देनज़र इन तीनों देशों ने निर्धारित किया है कि इन देशों के जो नागरिक हैं वो तीनों देशों में से किसी भी देश में आ जा सकते हैं और इस दौरान किसी भी प्रकार की क्वारंटाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि वर्तमान में जैसे भारत के संदर्भ में बात करें कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक स्टेट से होकर के दूसरे स्टेट में जाता है तो उसे उस स्टेट में जाने पे क्या करना होगा, 14 दिन का क्वारंटाइन करना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि तीनों देश जो हैं, ये यहाँ पर मैप में देखें तो यहाँ पर आपका है
इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। तो इन तीनों देशों ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, यदि मान लीजिए इस्टोनिया से कोई व्यक्ति लटाविया गया या लटाविया से इस्टोनिया गया, तो इन्हें वहाँ पर जाने पे क्या होगा, 14 दिन का क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। या इसी प्रकार से लिथुआनिया से कोई व्यक्ति इस्टोनिया गया। परंतु यदि कोई व्यक्ति इन तीनों देशों के अलावा कहीं बाहर से, जैसे रशिया से या इधर डेनमार्क से या कहीं से भी कोई व्यक्ति आता है, तो उस पर क्वारंटाइन वाला जो रूल है वो लागू होगा। तो यही जो इन्होंने अपना एक चीज़ ये नियम बनाया है, वो इसी को कहते हैं बाल्टिक ट्रेवल बबल। तो इसी नाम से यह अभी हाल ही में चर्चा में आया था, या बाल्टिक ट्रेवल बबल कहते हैं इसको। अब यदि इसको थोड़ा सा मैप के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये जो तीनों इलाके हैं, ये पहले यूएसएसआर के भाग हुआ करते थे। बाद में 1991 के बाद क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और ये वर्तमान में अर्थात यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। और यहाँ पर जो है वो शेंगेन वीज़ा, कौन सा वीज़ा, शेंगेन वीज़ा जो होता है वो लागू होता है। शेंगेन वीज़ा क्या है, शेंगेन वीज़ा जो है यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों का एक समूह है शेंगेन, जिसको शेंगेन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि आपने ये वीज़ा, शेंगेन वीज़ा लिया, तो ये 90 दिनों के लिए वीज़ा होता है। तो एक ही वीज़ा से आप क्या कर सकते हैं, ये जो 26 देश हैं, उन 26 देशों में एक वीज़ा के माध्यम से 90 दिनों तक आप ट्रेवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इसी को कहते हैं शेंगेन वीज़ा। तो ये शेंगेन वीज़ा के अंतर्गत जो 26 देश हैं या शेंगेन रीजन के अंतर्गत, उसमें ये तीनों भी आते हैं, इस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम में क्रम लगाने के लिए इनका पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो ये क्रम याद रखिएगा, पहले इस्टोनिया है, लटाविया है और फिर लिथुआनिया है। और यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसकी सीमा जो है रशिया से, इधर आपका बेलारूस से, इधर पोलैंड से, और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा भी इसका रशिया का ही है। और यहाँ पर क्या है, ये बाल्टिक कंट्री को कहलाते हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं बाल्टिक सी, जो यहाँ पर बाल्टिक सी है, इसी के किनारे पर स्थित है। तो बाल्टिक सी के किनारे पर स्थित होने के कारण इन तीनों को बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। और यहाँ पर 2 गल्फ महत्वपूर्ण है, एक है गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो गल्फ ऑफ फिनलैंड यदि देखेंगे मैप में, तो ये आपका इधर फिनलैंड है, इधर आपका इस्टोनिया है और इधर रशिया है। तो इन तीनों के मध्य में है आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड, तथा एक है आपका गल्फ ऑफ रीगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ रीगा है। ये कहाँ पे है, इस्टोनिया और लटाविया के मध्य में गल्फ ऑफ इस्टोनिया है, गल्फ ऑफ रीगा है। और यहीं पर जब मैप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे एक गल्फ ऑफ बोथानिया है। गल्फ ऑफ बोथानिया यदि पूछा जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, तो स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में गल्फ ऑफ बोथानिया है। तो इसलिए इतनी चीज़ें जो है यह मैप के पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री ई विद्या के बारे में। तो प्रधानमंत्री ई विद्या क्या है, तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम की घोषणा की है। तो ये जो प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम है, यह जो शिक्षा के लिए जो भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सबको क्या करेगा, समन्वित करने का, मतलब इन सब में समन्वय करने के लिए इस प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो एक प्रकार से क्या करेगा, ये सबके लिए एक अम्ब्रेला का कार्य करेगा। अब इसके अंतर्गत सारे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं शिक्षा संबंधित, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 12 DTH डायरेक्ट टू होम चैनल जो हैं वो छात्रों को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें क्या है कि कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक, मतलब प्रत्येक कक्षा के लिए एक चैनल, कक्षा 1 के लिए एक चैनल, 2 के लिए एक चैनल, इसी प्रकार से 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के सारे बच्चों के लिए एक एक जो है चैनल उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार से 12 चैनल उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि छात्र जो होंगे वो इन चैनल के माध्यम से वीडियो, उनको पाठ्यक्रम जो है वीडियो माध्यम में उपलब्ध कराया जाएगा और वो घर बैठ कर के अपना अध्ययन कर सकेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में यह भी कहा गया है कि देश के जो शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान हैं, उन्हें नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की परमिशन होगी, मतलब वो नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक प्लेटफॉर्म चालू किया गया है जिसका नाम है मनोदर्पण। तो यह जो है यह छात्रों के भावनात्मक सुधार करने के लिए इस मनोदर्पण को शुरू करने की तैयारी है।
अब इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति यदि भावनात्मक रूप से परेशान है या कुछ दिक्कत है तो, या अवसादग्रस्त है कोई छात्र, तो या तो छात्र या शिक्षक या छात्र के परिवार का कोई सदस्य जो है इस मनोदर्पण प्लेटफॉर्म के माध्यम से कांटेक्ट कर सकता है और जो संबंधित जानकारी है या जो संबंधित सुझाव उसको पा सकता है। इसके अलावा नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेसी मिशन भी शुरू किया जाएगा, जिससे कि छोटे बच्चों में जो लिटरेसी की प्रक्रिया है उसको सुधारा जा सके और उनका जो इनरोलमेंट है उसको भी इंक्रीज किया जा सके। तथा चैनलों की छात्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या किया कि निजी डीटीएच ऑपरेटर जैसे कि टाटा स्काई है या एयरटेल है, इनके साथ भी समझौता किया है, जिससे कि यह जो चैनलों की जो इनरीच है वो अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाया जा सके। तथा इसके तहत राज्य क्या करेंगे, ये जो कार्यक्रम है इसके तहत राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम सामग्री भी विकसित कर सकेंगे और इन जो पाठ्यक्रम सामग्री उनको इन चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा एक जो कार्यक्रम है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम या दीक्षा नाम से है, या पहले से ही कार्यक्रम चल रहा है, तो ये दिशा, तो यह जो दिशा है कार्यक्रम, इस पर क्या होगा कि दृष्टि एवं जो श्रवण बाधित छात्र हैं उनके लिए विशेष ई सामग्री भी उपलब्ध कराया जाएगा। और जो 100 उच्च शिक्षा संस्थान हैं जो रैंकिंग में, उनके लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है वो है कि वह सभी विश्वविद्यालय जिनके पास A+ अर्थात 3.26 या उससे अधिक का स्कोर है, या वह सभी विद्यालय जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क या नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में शीर्ष 100 में शामिल हैं, उन्हें स्वचालित रूप से इस शैक्षणिक वर्ष अर्थात 2020-21 के दौरान UGC की पूर्व स्वीकृति के बिना, मतलब UGC से इन्हें परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, बिना उसकी परमिशन के ही ये पूर्ण ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं। तथा ये जो शीर्ष 100 विश्वविद्यालय हैं, इसमें 31 मई 2020 से स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा जो है इस वर्ष अर्थात 2020-21 के केंद्रीय बजट में की गई थी। तो यह योजना जो है बजट में ही बता दी गई थी। अब थोड़ा सा ये जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है इसके बारे में देख लें, या नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, तो इसको जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2015 में प्रारंभ किया गया था। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को उनकी गुणवत्ता एवं प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो और इसके जो मानकों की यदि बात करें कि किन मानकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है, तो इन मानकों में कई सारे मानक शामिल हैं, जैसे कि शिक्षण, शिक्षा और संसाधन अर्थात टीचिंग, एजुकेशन एंड रिसोर्स, अनुसंधान और व्यावसायिक व्यवहार, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसके अलावा स्नातक परिणाम क्या हैं, ग्रेजुएशन आउटकम क्या है, या आउटरीच और समाशोधन अर्थात समाशोधन मतलब इंक्लूसिविटी कितनी है, और अनुभूति अर्थात परसेप्शन। तो ये कुछ ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर यह जो रैंकिंग है तैयार की जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।